Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपके पास मिक्स क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपने कुछ टॉपिक डिस्कस करे हैं, जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने डिस्कस करी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। दैट मीन्स कि एक बी इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी बतानी, जिसका फॉर्मूला था आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर आप लोगों ने पढ़ा बेस थ्योरम, जिसका जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है। अगर आपके पास दो इवेंट है और एक कॉमन इवेंट है उसमें, यानी कंडीशनल का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है बेस, तो उसमें आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो डिपेंड करता है कितने आउटकम्स आपके पास हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सबका एक टेबल बनाते हैं, उन सारी सक्सेसेस और फेलियर का एक टेबल बनाते हैं जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसकी मदद से आप म्यू यानी मीन निकालते हैं, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी बुलाते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, अभी तक आप एक्सरसाइज बेस्ड कर रहे थे तो आपको क्लियर था कि ये बाइस का ही है, ये कंडीशनल का ही है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, ये आपके पास बाइनोमियल का है। बट आपको सबसे ज्यादा सीखने को कहां मिलेगा? मिसलेनियस एक्सरसाइज में, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन होगा आपको क्लियर नहीं है कि वो कौन सा है। तो आप देखिए कि हम कोशिश करेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्वेश्चन में कौन सी वाली जो है प्रोबेबिलिटी की टाइप आपके पास लगेगी। अगर आपको ये क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है स्टूडेंट, तो आप बड़े आराम से डील कर सकते हैं उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट such that probability of A not equals to 0, find probability of B by A if A is a subset of B and A intersection B equal to 5। देखिए यहाँ तो क्लियर है ना कि आपको क्या फाइंड करना है, probability of B by A which is nothing but probability conditional probability. This is not probability distribution, this is not binomial distribution, this is not your Bayes theorem, this is probability of B by A। अगर आपको probability of B by A निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है probability of B intersection A, या फिर आप A intersection B भी लिख सकते हैं, one of the same thing, upon probability of A। तो जो फर्स्ट केस है उसमें गिवन है कि A जो है वो सबसेट है B का। Now what is the meaning of A सबसेट है B का? फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हैं A, उसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2 और B जो है उसके एलिमेंट A से ज्यादा होंगे, क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन है कि A सबसेट है B का। अगर आप ऐसे केस में A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो A और B का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1, 2 विच इज नथिंग बट योर A। तो कैन वी से दैट कि इन केस की A सबसेट है B का। यह देखिए A सबसेट है B का, छोटा भाई कह सकते हैं हम इसको, कि A जो है वो स्मॉलर सेट है B से, और अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास A आएगा। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A से कैंसिल आउट हो गया, योर आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया कि A इंटरसेक्शन B जो है वो कुछ है ही नहीं, यानी इन दोनों सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हुई A इंटरसेक्शन B की? दैट इज 0। ध्यान रखिए A इंटरसेक्शन B यानी सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो 5, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाती है तो 5 नहीं लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ आपके पास आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास? 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एज इट इज 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो देखिए जब ये क्वेश्चन आपके सामने था तो आपको लगा कुछ गिवन ही नहीं है, हम इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करें। आप ये देखिए कि जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, पहले उसे अप्लाई कीजिए, फिर कंडीशन को पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको आगे की प्रोसीडिंग क्लियर हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। अब जो 2 चिल्ड्रन है तो वो कुछ भी हो सकते हैं, उनमें ऑर्डर मैटर कर सकता है। तो 2 चिल्ड्रन का जो सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल if it is known that at least one of the children is male। second case है find the probability that both children are male if it is known that the elder child is female। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इफ देन वाली सिचुएशन है? अगर ऐसा है तो बताओ कैसा है। तो इफ देन वाली सिचुएशन कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है? आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल। अगर आपको ये इवेंट पता है कि एक कम से कम उसके अंदर मेल है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन के लिए कि 2 चिल्ड्रन है फैमिली में या कपल में, तो दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। फर्स्ट बॉय सेकंड भी बॉय हो सकता है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो सकता है, या फर्स्ट गर्ल और फर्स्ट बॉय और सेकंड आपके पास गर्ल हो सकती है। बर्थ मैटर करता है यहाँ पर। तो ये सैंपल स्पेस आपके पास बन गया। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, लेट ए बी द इवेंट
both children's are male. Let A be the event, both children's are male, and let B be the event, at least one of the children is male. At least का मतलब कम से कम एक चिल्ड्रन आपके पास मेल है. दैट मीन्स ये वाला आउटकम भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा. अब आप देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं तो 4 में से आपके कितने आउटकम्स ए को फेवर करते हैं? 1. तो प्रोबेबिलिटी 1/4. नाउ बी की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 3/4. और इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? बी कॉमा बी. दैट मीन्स आउट ऑफ सैंपल स्पेस में आप देखोगे आउट ऑफ 4 योर आंसर इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास 1/4 हो गया. उसने आपसे कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, यानी आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अगर बी इवेंट आपके पास गिवन है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना था. दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो आपके पास गिवन होता है. इंटरसेक्शन है 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 3/4. योर आंसर इज 1/3. अब देखिए जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसे लॉजिक से भी किया जा सकता है. देखते हैं किस तरीके से. आपको कहा गया था कि अगर आपको पता है कि कम से कम एक चिल्ड्रन मेल है तो आपके पास इवेंट कौन से हो गए स्टूडेंट? अगर एक चिल्ड्रन मेल है ये हो गए. इसी में से आपको ये इवेंट निकालना था बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, तो दैट इज 1 आउट ऑफ 3. योर आंसर इज 1/3, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लगाने से भी आपके पास आया. लेकिन वो लॉजिक आप दिखा नहीं पाएंगे, डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले से ही उसे कर दिखाना है. सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, तो इसे हमने ए इवेंट ले लिया. इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तो इसे हमने बी इवेंट ले लिया. अगर आपके पास बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल तो ऐसा आउटकम आपके पास क्या हो सकता है? ओनली जी. और एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, दैट मीन्स जो फर्स्ट जो बर्थ बेबी था वो गर्ल होनी चाहिए, तभी वो एल्डर चाइल्ड गर्ल होगी. तो जी और जी आपके पास 2 ऑप्शंस हो गई. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दैट इज 1/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 2/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 1/4. तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, क्योंकि ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. अगर ये इवेंट आपके पास गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/4. योर आंसर इज 1/2. आई होप इट्स क्लियर. आप इसे लॉजिकली भी चेक कर सकते थे. कैसे? अगर आपको ये बताया गया है कि एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, दैट मीन्स दिस वन, इसमें से बोथ गर्ल्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स 1 आउट ऑफ 2. बट अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आप सैंपल स्पेस में से हर चीज की प्रोबेबिलिटी लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव अ ग्रे हेयर. तो सबसे पहली बात है तो मैन और वुमेन का भी क्लासिफिकेशन है और ग्रे हेयर दोनों में कॉमन बात है. ठीक है. अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम. What is the probability of this person being male? Assume that there are a equal number of male and female. अब देखिए यहां पर एक चीज नहीं है, कंडीशन तो ऑटोमेटिकली गिवन है कि अगर आपके पास मेल है तो ग्रे हेयर्ड है, तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली गिवन है. इफ इट इज मेल और ही इज अ ग्रे हेयर्ड, और इफ इट इज अ फीमेल और वो आपके पास ग्रे हेयर्ड है, तो यहाँ पर तो कंडीशनल गिवन है. और अगर कंडीशनल गिवन हो तो कंडीशनल का एक्सटेंशन यूज करा जाता है विच इज बेसिकली बेस थ्योरम आपके पास. तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं आपको कहूं कि एक ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्ट कीजिए तो आप सबसे पहले एक मैन या वुमेन में से सेलेक्ट करेंगे, देन आप चेक करेंगे कि वो ग्रे हेयर है या नहीं. तो हमने E1 इवेंट लिया, नंबर ऑफ मैन्स, E2 इवेंट लिया, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, उसके बाद कॉमन क्या है दोनों ही में? ग्रे हेयर. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने मैन सेलेक्ट करा, इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, तो मेल के चुने जाने के चांसेस कितने हैं? 50% यानी हाफ, और फीमेल के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है आपके पास? हाफ. नाउ इवन क्या था? मेल. इफ इट इज अ मेल और ही हैज अ ग्रे हेयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो मेल है और ग्रे हेयर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी है 5%. अगर फीमेल है और ग्रे हेयर्ड है, ये बात आपको पता थी, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी नोन है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है इस क्वेश्चन में. दिस इज बेसिकली नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज बेस. तो आपके पास अगर वो विमेन है और ग्रे हेयर्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.25%. अब आपको क्या करना होगा, आपको इसका रिवर्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यानी आपको निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बीइंग अ मेल, यानी आपको निकालना है
इवन अपॉन ए, यानी अगर आपको पता है कि ग्रे हेयर्ड है और आपको क्या निकालना था कि वो मेल ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो व्हाट वुड बी योर चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। आपके पास वैल्यूज गिवन है हाफ इंटू 5/100, हाफ इंटू 5/100 प्लस हाफ इंटू 0.25/100, दिस इज 5 अपॉन 200, दिस इज 5 अपॉन 200, दिस इज 0.25 अपॉन 200। अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो कैंसिल आउट करने में बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आप इसको कभी भी कैंसिल आउट नहीं कीजिए, एलसीएम सेम रहने दीजिए। 5 अपॉन 5.25 आपके पास रिमेनिंग रहेगा। अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। योर आंसर इज 20 अपॉन 21। आई होप इट्स क्लियर। तो हमने एक जो क्वेश्चन देखा वो आपके पास कंडीशनल का देखा, एक हमने बायस का देखा। अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास है। सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, what is the probability that at most 6 of the random sample of 10 people are right handed? तो इसमें आपको ऐसा है कि 10 पीपल आपके पास हैं, आपने 10 पीपल्स में चेक करा है कि वो राइट हैंडेड हैं या नहीं है। सिर्फ इसी बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो राइट हैंडेड है, 90% चांसेस हैं कि वो लोग जो है वो राइट हैंडेड है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कंडीशनल वाली तो कोई सिचुएशन नहीं है ना कि अगर ये हुआ हो तो आप ये बता दीजिए, या फिर आपको बायस की तरह बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हो ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नो, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, दैट मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपसे कहा गया है n, यानी आपने कितने लोगों को चेक किया है, यानी सैंपल कितना लिया आपने 10 पीपल का। आपको प्रोबेबिलिटी भी किस बात की निकालनी है, राइट हैंडेड पीपल। तो राइट हैंडेड पीपल आपकी सक्सेस हो जाएगी, और राइट हैंडेड पीपल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%। तो नॉट राइट हैंडेड पीपल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से आप इसे माइनस कर देंगे, दैट इज 10%। और आपको बताना है कि अगर आपने 10 पीपल्स में चेक किया और आपको राइट हैंडेड ही मिले तो एट मोस्ट 6 उसमें से राइट हैंडेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट 6, यानी 6 भी राइट हैंडेड हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 0 राइट हैंडेड हो सकते हैं। अब देखिए अगर हमने कहा कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, तो किस तरीके से, अगर इसने ये एटमोस्ट 6 आपको नहीं लिखा होता और सिर्फ आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए, अगर आप 10 पीपल के ऊपर 10 लोगों के ऊपर चेक कर रहे हैं कि वो राइट हैंडेड है या नहीं, तो हो सकता है कि 10 में से एक भी ऐसा ना निकले जो राइट हैंडेड हो, या एक राइट हैंडेड निकले, या 2 राइट हैंडेड निकले, या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 10 10 के 10 राइट हैंडेड निकल सकते हैं। आपने इन सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी। तो अभी फिलहाल आपको प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए, सिर्फ इतनी, सॉरी 6 4 2 इतनी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। आपको पता है इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा, आपके पास 1 होगा। तो बेस्ट क्या रहेगा कि अगर हम 1 में से 7 8 9 10 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 राइट हैंडेड है, 8 राइट हैंडेड है, 9 राइट हैंडेड है, 8 10 राइट हैंडेड है, इसे माइनस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एटमोस्ट 6 वाला जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 कैसे निकाला जाएगा। आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर 1 एज इट इज रखिए, माइनस कॉमन लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 छोड़ दीजिए और इसका आंसर निकालिए। आपको x इक्वल टू 7 मतलब सक्सेस कितनी मिली है, 7 आउट ऑफ n कितना था 10, तो 10 में से 7 सक्सेस मिली, यानी आपको राइट हैंडेड पीपल 7 मिले और नॉट राइट हैंडेड पीपल जो है वो 3 मिले, प्लस 10c 8 p की पावर 8 और फेलियर की पावर 2, सिमिलरली 10c 9 सक्सेस की पावर 9 और फेलियर की पावर 1, 10c 10 मीन सक्सेस की पावर 10 और फेलियर की पावर आपके पास 0। इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉमन लेके तो आप कॉमन लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, एन अर्न कंटेन 25 balls of which 10 balls bear a marks X and the remaining 15 bear a mark Y. A ball is drawn at random from the urn, its mark is noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear X, not more than 2. तो ये at most, at least, not more than, ये जनरली आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिंट होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया एटलीस्ट 1 बॉल विल बेयर बाय मार्क, और फोर्थ पार्ट में आपसे कहा द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। आप यहाँ x को भी सक्सेस ले सकते हैं, y को भी, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने को कही है। जिस भी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कही गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मार्क बोला गया तो आप सक्सेस ले लीजिए x बियर मार्क को, और अगर आपसे प्रोबेबिलिटी y के रिस्पेक्ट में मांगी गई है तो y को सक्सेस ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 25 बॉल्स आपके पास हैं,
10 बॉल है x मार्क वाली और 15 बॉल है आपके पास y मार्क वाली। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑल विल बेयर x मार्क, यानी उसको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, x मार्क की। तो इसलिए हम लोगों ने सक्सेस किसे ले लिया, x मार्क वाली बॉल दैट इज 10/25, दिस इज 2/5, एंड नॉन x मार्क वाली बॉल दैट इज y बॉल 3/5 आपके पास हो गई। 6 बॉल आपने निकाली और ऑल विल बेयर x मार्क, दैट मींस 6 ही 6 आपको सक्सेस मिल गई, यानी 6C6 यानी सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 0, दैट मींस 2/5 की पावर 6। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया नॉट मोर देन 2 विल बेयर y मार्क। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी किस बात पे फोकस्ड है, y मार्क पे फोकस्ड है। तो अब जो p है वो फर्स्ट पार्ट के बदले में इसे चेंज कर सकते हैं, वो सेम नहीं रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो y मार्क वाली आपसे मांगी गई है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अब जो p है वो y मार्क वाला बन जाएगा, यानी 15/25, और q बन जाएगा आपके पास 10/25, दैट मींस एक्सचेंज हो जाएगा 3/5 और 2/5। n तो भी यही है कि आपने 6 बॉल ड्रॉ करी है, और कहा गया है नॉट मोर देन 2, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, जिन पर आपका y मार्क है। नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 मार्क भी हो सकते हैं y वाले, एक भी हो सकता है 0 आउट ऑफ 6, या तो एक भी बॉल ऐसी नहीं होगी जिसपे 0 मार्क y मार्क होगा, या एक बॉल होगी 6 में से जिस पर y मार्क होगा, या 2 बॉल होंगी जिसमें y मार्क होगा आउट ऑफ 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 6C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 6, प्लस 6C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 5, 6C2 सक्सेस की पावर 2 एंड फेलियर की पावर 4। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं, हमने 3 टर्म जो है वो सिंप्लीफाई करी है। 6C0 आपके पास 1 होता है, किसी की पावर 0 आपके पास 1 होती है, 6C1 is 6, 6C2 is 15। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर इसमें से 2/5 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो रिमेनिंग है उसमें एलसीएम लेकर जब आपने सॉल्व किया दैट इज बिकम 7 × 2/5 की पावर 4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था स्टूडेंट, उसमें कहा गया था एटलीस्ट 1 बॉल विल बेयर y मार्क, यानी कम से कम एक बॉल पर y मार्क होना चाहिए। यहाँ पर भी किस पे प्रोबेबिलिटी फोकस्ड है, y मार्क पे फोकस्ड है, इसलिए हमने जो p लिया है वो y का लिया। सिर्फ फर्स्ट पार्ट अभी तक ऐसा था जिसमें आपने x मार्क वाली प्रोबेबिलिटी जो थी वो सक्सेस ली थी। अभी जो थर्ड पार्ट है इसमें भी y मार्क वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, इसलिए हमने जो सक्सेस लिया है वो 3/5 लिया है, और जो फेलियर है वो q/5 है, और उसने आपको बोला एटलीस्ट 1 ऑफ y मार्क। नाउ एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो ये सारे आउटकम्स लिस्ट आउट होते। अभी उसने आपसे इसका आंसर मांगा है, तो आपको पता है इन सभी की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका सम 1 होगा। 1 में से अगर हम 0 एक भी y मार्क वाली ना आए, या आप ये भी बोल सकते हो कि सारी की सारी 6 मार्क वाली आ गई, उससे अगर माइनस कर दें ऑटोमेटिकली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी y वाली नहीं है, उसे माइनस कर दोगे तो इसका आंसर ये आएगा कि एक ना एक तो y मार्क वाली जरूर है। नाउ व्हाट इज योर आंसर, 1 माइनस 6C0, यानी सक्सेस आपको एक बार भी नहीं मिला, यानी 3/5 की पावर 0, यानी y मार्क वाली 0 है और x मार्क वाली आपके पास 6 है। दिस इज योर आंसर। जो फोर्थ पार्ट है उसमें ये बोला गया था कि y और x मार्क वाली जो बॉल्स है वो इक्वल नंबर की होंगी। इसमें आप किसी को भी सक्सेस ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 3 अगर x मार्क वाली है तो 3 आपके पास y मार्क वाली है, तो हमने y मार्क वाली ही सक्सेस अभी भी कंटिन्यू कर रखी है। आप इसमें x मार्क वाली भी लेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो देखिए हमने लिया है कि y मार्क वाली प्रोबेबिलिटी, y मार्क वाली बॉल आए उसके चांसेस है 3/5, और x मार्क वाली आए 2/5। अपने बॉल कितनी निकाली है 6, और आपको कहा गया था इक्वल नंबर ऑफ दोनों बॉल्स आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि y 3 ही आएगा, यानी सक्सेस कितनी मिली है आपको 3, और ऑटोमेटिकली फेलियर आपको कितना मिला है 3, तभी इक्वल नंबर्स ऑफ बॉल्स आ सकती हैं। तो 6C3 यानी y मार्क वाली 3 है, तो y मार्क वाली की पावर 3 और x मार्क्स वाला फेलियर है आपके लिए 3, तो आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू गेट दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल, उसको क्रॉस करनी है, नॉक डाउन नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6। वो क्लियर कर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी तो 5/6 है, यानी वो क्लियर नहीं कर पाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन
फ्यूअर देन 2 हर्डल। अब इतनी बात आपने ध्यान से देखनी है क्वेश्चन में कि आपसे प्रोबेबिलिटी किस बात की मांगी गई है। आप देखिए आपसे प्रोबेबिलिटी क्लियर की नहीं मांगी गई, आपसे प्रोबेबिलिटी नॉक डाउन की मांगी गई है, यानी अगर उसने हर्डल्स गिरा दी तो यहां पर जो ये 5/6 है ये हमारी सक्सेस नहीं है, यानी ये P नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नॉक डाउन की निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है वो P होता है आपके पास। तो अगर वो हर्डल क्लियर कर जाता है, इसके चांसेस 5/6 हैं स्टूडेंट, तो वो हर्डल को गिरा देता है, इसके चांसेस कितने होंगे 1/6। नाउ दिस इज योर P एंड 5/6 इज योर Q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी का आप डील करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होती है। अब आपसे क्या कहा गया था कि उसने 2 से कम हर्डल गिराई हैं, 2 से कम हर्डल गिराई हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि उसने 0 हर्डल गिराई हो, या फिर ऐसा हो सकता है उसने 1 हर्डल गिराई हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 10C0 P की पावर 0 और Q की पावर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगी, प्लस 10C1 P की पावर 1 और Q की पावर 9। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए और उसके बाद आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन until 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining the third 6 in the 6th throw of the die. वैसे इस क्वेश्चन में पहले ये बोला गया कि आप डाई को तब तक थ्रो करते रहिए जब तक आपको 3 बार 6 नहीं मिल जाता। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं हो जाए, लेकिन उसने आपको क्लियरली बता दिया कि जब आपका 6th चांस आपको दिया गया तब आपका थर्ड 6 आपको मिल चुका था, यानी जो 6th चांस आपको दिया गया, 6th थ्रो आपको दिया गया, उसी पर आपका क्लियर हो गया कि आपको थर्ड 6 मिल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस 6th चांस से पहले के जो 5 चांसेस आपको दिए गए थे उसमें कहीं पर 2 बार 6 आ चुका था। उसका ऑर्डर हम नहीं जानते कि वो फर्स्ट टाइम में आया था, सेकेंड टाइम में आया था, थर्ड में आया था, फोर्थ में आया था या फिफ्थ में आया था, पर इतना क्लियर है स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बोला कि आप एक डाई ले लीजिए, उसे तब तक थ्रो करते रहिए जब तक आपके 3 6s नहीं हो जाते। जैसे आपके 3 6s कंप्लीट हो जाएंगे आप बैठ जाइए। तो यहां पर क्लियर है कि मैंने आपको बता दिया कि आपका 6th थ्रो जो था उसमें आपका थर्ड 6 आपके पास आ गया था। तो ऑटोमेटिक बात है कि एक श्योरिटी तो उसने आपको दे दी कि 6th थ्रो पे ही थर्ड 6 मिला, यानी उससे पहले के जो 5 थ्रो आपने किए थे उसमें आपको कहीं पर, पता नहीं कहां पर, 2 बार सक्सेस मिल गई थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पर थोड़ा सा लॉजिक से देखिए किस तरीके से। देखिए सबसे पहले इसमें एक ये पार्ट है और फिर एक ये पार्ट है। इसमें हमने लिखा है कि जो 5 चांसेस आपको मिले थे उसमें आपको 2 बार सक्सेस मिल गई थी। तो अब देखिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, क्योंकि 6 आना एक डाई में, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। तो कहीं पर भी 2 बार आपको सक्सेस मिली है आउट ऑफ 5 और 3 बार आपको नॉन सक्सेस मिली है। इनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो हमें कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली कर दे देगा। यस, कॉम्बिनेशन जो है इनका कि फर्स्ट में मिला है, सेकंड में मिला है, थर्ड में मिला है, जो भी 2 सक्सेस आपको जहां पे भी मिली हैं वो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन आपके पास कर देगा आपको। तो दैट मींस यहां पर तो ये हो गया कि 5 जो थ्रो थे उसमें आपको 2 सक्सेसेस मिल गए, इनटू क्लियर था कि जो 6th थ्रो आपको दी गई उसमें तो आपको सक्सेस ही मिली है, इसीलिए इनटू 1/6, क्योंकि वो श्योर हो गया था कि आपको वहां 6th थ्रो पर, तो दिस इज योर 5 थ्रोज, इनटू क्योंकि आपको 6th थ्रो भी करनी है, इनटू 1/6 सीधा सक्सेस, मतलब आपको एक चांस दिया गया उसमें आपको सक्सेस मिल गई, सीधी सी बात, और आपको फेलियर उस चांस में नहीं मिला। ओके, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। अब आप कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे, यू गेट दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कंटेनिंग 53 ट्यूसडेज। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है स्टूडेंट। आप देखिए सबसे पहले अगर आपके पास नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में आपके पास कितने डेज होते हैं 365। अगर आपको ये जानने हैं कि वीक्स कितने होते हैं तो आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे। अगर आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 52 कंप्लीट बन रहा है और 1 डे आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन लीप ईयर है, दैट मीन सॉरी लीप ईयर है आपके पास 366 डेज। लीप ईयर वो होते हैं स्टूडेंट जो 4 से डिविजिबल होते हैं, जो हर 4 साल बाद आपके पास आते हैं, तो उसमें 366 डेज होते हैं आपके पास। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 डेज आपके बनेंगे और 2 डेज जो है वो रिमेनिंग रह जाएंगे। अब देखिए अगर लीप ईयर नहीं है या लीप ईयर है तो इतनी बात क्लियर है कि 52 वीक्स तो आते ही आते हैं हर साल में। इसका मतलब ये हुआ कि 52 मंडे, 52 संडे, 52 ट्यूसडे, ये तो सर्टेन हो गए। बात ये आई कि वो जो
नॉन लीप ईयर है, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन ऑफ नॉन लीप ईयर, तो वो जो एक दिन बचा है वो एक दिन कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, उसको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है. इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, इट कैन बी वेडनेसडे, इट कैन बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ये इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं जानते. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि नॉन लीप ईयर में ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 53rd भी आपके पास ट्यूसडे आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, क्योंकि इन 7 आउटकम में से एक ही चांस ट्यूसडे को फेवर करता है. ऐसा आपसे मंडे के लिए पूछा जाए, वेडनेसडे के लिए पूछा जाए, थर्सडे के लिए पूछा जाए, आंसर इज 1/7. इफ इट इज लीप ईयर, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास 2 दिन रिमेनिंग रहते हैं. अगर आपके पास 2 दिन रिमेनिंग रहते हैं, देखिए 52 वीक्स तो इसमें भी आए हैं, यानी मंडे ट्यूसडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 थर्सडे, ये सब तो आ ही रहे हैं. बात आती है कि 53rd भी ट्यूसडे हो, तो ये जो भी 2 दिन बचे हैं ये आपके पास हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे. 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन अभी भी आपके पास है. और अगर आपसे पूछा जाए कि इस नॉन लीप ईयर में 53rd ट्यूसडे ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमारे पास 2 आउटकम्स हो सकते हैं. या तो वो 2 दिन मंडे और ट्यूसडे होंगे, या फिर वो 2 दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं. यानी ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, 2/7. यानी 53 ट्यूसडेज हो, प्रोबेबिलिटी इज 2/7. 53 वेडनेसडे हो, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 2/7. 53 फ्राइडे हो, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 2/7. तो ये आप सैंपल स्पेस में बनाकर दिखा सकते हैं और देन उसका आंसर आप लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल. तो रेशो है आपके पास सक्सेस और फेलियर की रेशो. सक्सेस ट्वाइस है फेलियर के मुकाबले, यानी 2:1 आपके पास है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल, यानी n आपके पास 6 हो गया, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस. एटलीस्ट, एटमोस्ट, जनरली आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही देखने को मिलेगा. तो आप देखिए कितने ट्रायल आपको दिए गए थे, वो बन गया आपका 6. 2:1 में p आपके पास हो गया 2/3, क्योंकि आप सम कर देंगे उसका. 3 में से इसका मतलब 2 चांसेस हैं सक्सेस के और 1 चांसेस है फेलियर के, 3 में से. ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया था, एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, यानी 4 सक्सेस भी मिल सकती हैं, 5 सक्सेस भी मिल सकती हैं, 6 सक्सेस भी मिल सकती हैं. तो आप कैसे निकालेंगे, 6C4 सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 2, 6C5 सक्सेस की पावर 5, फेलियर की पावर 1, 6C6 सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 0. आप इसमें से 2/3 की पावर 4 कॉमन लेके अंदर थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं. आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन, हाउ मेनी टाइम्स, यानी इसमें n मिसिंग है इस क्वेश्चन में. हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%. यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है. ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के एग्जांपल में गिवन है और एक ऐसा आपको एक्सरसाइज में गिवन है. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. देखिए आपके पास n नहीं गिवन, यहाँ पर p गिवन है, क्योंकि हेड के आपको चांसेस बताने हैं, दैट इज 1/2. तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, या फेलियर भी बोल सकते हैं. यहाँ पर गिवन है एटलीस्ट 1. एटलीस्ट 1 मतलब 1 2 3. जब आपको n ही नहीं क्लियर, तो बेटर ये है एटलीस्ट 1 कभी भी आए तो बेटर क्या रहेगा, 1 में से आप 0 की प्रोबेबिलिटी क्या कर लें, माइनस कर लें. और आपको इसका आंसर दे रखा है कि इसका आंसर जो है वो मोर देन 90% होना चाहिए, और उस हिसाब से आप उसे n बताइए. तो आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का जो है सॉल्यूशन निकालिए. NC0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर दिस माइनस दिस, दैट इज n मोर देन 90%. NC0 इज 1, किसी की पावर 0 1, हाफ की पावर n रह गया. अब आप एक काम करिए, 1 माइनस 9/10 ले आइए और इसे आप वहां ले जा सकते हैं. इनइक्वालिटी में भी ये चीज पॉसिबल होती है आप लोगों के लिए. तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन 1/2. साइन हम लोगों ने चेंज नहीं करा, साइन सिर्फ तभी चेंज होते हैं जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. तो 1 माइनस 9/10 ये आ गया आपके पास 1/10. इसको हम लिख सकते हैं 0.10 एंड दैट इज 0.5 की पावर n. यानी आपको n तब वो n बताना है जिसमें ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाए 0.5 से. 0.5 मीन 0.50. तो हमने सबसे पहले n को 1 रखा. n को अगर आपने 1 रखा तो 0.10 0.5 से ग्रेटर तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया आपके पास. फिर हमने n की वैल्यू 2 रखी, तो ये 0.5 इंटू 0.5 दैट बिकम 0.25. 0.10 बड़ा है 0.25 से, अभी भी फॉल्स है. फिर हम लोगों ने n की वैल्यू 3 रखी, दैट इज 0.10 ग्रेटर है 0.125 से, ये भी फॉल्स है क्योंकि दिस इज 0.12, दिस इज 0.10, ये भी फॉल्स है. फिर हम लोगों ने n की
वैल्यू 4 रखी, दैट इज 0.10 ग्रेटर है 0.06 से, दिस वन इज ट्रू। तो इसका मतलब n की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 4 होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 0.10 जो है वो बड़ा होता जाएगा 0.5 की पावर n से। Now question number 11. In a game, a man wins a rupee for 6 and loses a rupee for any other number. When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice, but to quit as and when he gets a 6. Find the expected value. Expected value means आपको मीन निकालना है, और मीन निकालना है तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही है। अमाउंट ही विन्स और लूजेस, और आपको जो एक्स लेना है वो ध्यान रखिएगा, वो अमाउंट लेना है जो वो जीतेगा या फिर हारेगा। तो आप देखिए, आपको कहा गया कि उसको 3 चांसेस दिए गए हैं, और जैसे ही उसका 6 आ जाएगा वो बैठ जाएगा, क्विट कर लेगा गेम को। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि उसका फर्स्ट चांस में ही 6 आ गया। अगर उसका फर्स्ट चांस में ही 6 आ गया, इसका मतलब वो 1 रुपीज विन कर कर चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? +1। अगर उसको सेकंड चांस में, जब उसने सेकंड थ्रो किया तब उसको सक्सेस मिली, तो इसका मतलब फर्स्ट चांस में उसने लूज किया, तो उसने -1 लूज कर दिए, और 1 जो है आपके पास सेकंड चांस में उसको मिल गए क्योंकि उसने गेन कर लिया। तो -1 और 1 वो कितना लेकर जाएगा? 0। अगर उसने थर्ड चांस में 6 लिया, यानी थर्ड थ्रो पर उसको 6 आया, क्योंकि थ्राइस के बाद आपको चांसेस नहीं दिए जाएंगे, तो पहली चांस में उसने 1 रुपया लूज करा, दूसरी चांस में उसने 1 रुपया लूज करा, और थर्ड चांस में उसको 1 रुपीज मिल गए क्योंकि उसको थर्ड चांस में सक्सेस मिल गई थी। दैट मीन्स वो 1 रुपी लूज करके यहां से जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पहली बारी में सक्सेस ले लेगा? तो पहली ही बारी में अगर सक्सेस आ गई, दैट इज 1/6। अगर सेकेंड टाइम में आपको सक्सेस मिली, इसका मतलब पहली बारी में आपको नॉन सक्सेस मिली थी, देन आपको सक्सेस मिली थी। थर्ड चांस में आपको सक्सेस मिली, यानी पहले 5/6 में से कोई आया, सेकंड में भी 5/6 में से कोई आया, और दूसरा आपका 1/6। देखिए, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके जो प्रॉपर जो मेथड्स हैं उन्हीं से रिलेट करेंगे। तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं ना। अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकालना है, और वो भी अमाउंट का निकालना था, तो आप x इंटू px करते जाएंगे, उसका सिग्मा लेंगे, दैट मीन्स 1 इंटू 1/6, 0 इंटू दिस वन एंड -1 इंटू दिस। उसे सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे, दैट इज 11/216 इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C एंड D कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स आर गिवन बिलो। आपके पास 4 बॉक्सेस हैं A, B, C, रेड व्हाइट मार्बल आपके पास रिस्पेक्टिवली गिवन है। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम एंड सिंगल मार्बल इज ड्रॉन from it and found to be red. What is the probability that it was drawn from box A, box B, box C? अब देखिए, this is conditional, क्योंकि देखिए पहले क्या है, आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, देन उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने बॉक्स बी सिलेक्ट करा और रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो बड़े आराम से बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है, कंडीशन का रिवर्स मांगा गया कि अगर रेड बॉल निकाली गई थी तो वो बॉक्स ए ही था, तो ये कंडीशनल बायस आपके पास आ जाता है, कंडीशनल का एक्सटेंशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, इसने क्लियरली कहा था वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सिलेक्टेड, यानी पहले आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, तो क्या चांसेस हो गए? E1 हमने इवेंट लिया, लेट वी सेलेक्ट बॉक्स ए। E2 हमने लिया, लेट वी सेलेक्ट बॉक्स बी। E3 हमने लिया, लेट वी सेलेक्ट बॉक्स सी। देन E4 लेट वी सेलेक्ट बॉक्स डी। कॉमन पोर्शन क्या है कि आपने चाहे कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करा हो, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल निकल कर आए। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इन चारों बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करा जाता है, तो सबके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, यानी इक्वल चांसेस हैं। तो क्या प्रोपोर्शन होगी? 1:1:1:1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई कि फर्स्ट बॉक्स चूज करे 1/4, सेकंड बॉक्स चूज करे 1/4, थर्ड बॉक्स चूज करे 1/4, और फोर्थ बॉक्स चूज करे 1/4। नाउ कंडीशन, अगर आपने फर्स्ट बॉक्स चूज करा और रेड निकलने के चांसेस आपसे पूछे जाएं, दैट इज 1/10। अगर आपने सेकंड बॉक्स चूज करा और रेड निकलने के चांसेस आपसे पूछे जाएं, दैट इज 6/10। अगर आपने थर्ड बॉक्स चूज करा और रेड निकलने के चांसेस आपसे पूछे जाएं, दैट इज 8/10। अगर फोर्थ बॉक्स आपने चूज करा और रेड बॉल निकले, उसके चांसेस हैं 0/10। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बॉक्स 1 ही था, कि अगर आपको पता था कि रेड बॉल है, तो अगर आपको पता था रेड और बॉक्स 1 ही था, तो आपको E1/A निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1/4 इंटू 1/10, 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 into 6/10, 1/4 into 8/10, 1/4 into 0/10, and you get the answer.
अगर आपको बॉक्स बी का निकालना है सिमिलरली, तो इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A, विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल अपॉन में टोटलिटी जो आपके पास ये सेम है एज इट इज आएगी। बॉक्स सी का निकालना है सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन A आपको निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 आपके पास आएगा और अपॉन में आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी जैसा कि इस क्वेश्चन में है। आई होप ये आगे का पोर्शन आप अपने आप स्टूडेंट समझ चुके होंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Assume that the chances of patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs reduce its chances by 20%. At a time, patient can choose any one of the two options with equal probability. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffer a heart attack. यानी सबसे पहला काम वो क्या करेगा, पहले वो मेडिटेशन या योगा को चूज करेगा, मेडिटेशन योगा या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग को, यानी उसने पहले ही ऑप्शन चूज करी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अटैक आ गया। फिर भी देखिए, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, तो कहानी क्लियर होती है पहले से ही कि आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करी, देन द पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम सफर अ हार्ट अटैक। यानी कॉमन बात ये हो गई कि मेडिटेशन योगा करने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया और सर्टेन ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। सबसे पहले आप ये लिखेंगे इवन इवेंट, तो इवन इवेंट है लेट द पर्सन सेलेक्ट मेडिटेशन एंड योगा। E2 इवेंट लेट पर्सन सेलेक्ट सर्टेन ड्रग्स। A इवेंट है कॉमन, जो इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, दैट इज हार्ट अटैक। तो आपको क्लियरली मेंशन था कि दोनों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको बोला गया कि मेडिटेशन योगा ही सबसे बेस्ट है या फिर सर्टेन ड्रग्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी चूज करने की इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपके पास हो गई 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी मेडिटेशन और योगा चूज करा जाए 50% चांसेस, सर्टेन ड्रग्स चूज करे जाए 50%। अब देखिए कॉमन चीज हार्ट अटैक, यानी अगर मेडिटेशन और योगा चूज करा गया और हार्ट अटैक आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 30% चांसेस तो इस बात के हैं कि नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा हार्ट अटैक, तो इसका मतलब 70% चांसेस इस बात के हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है मेडिटेशन और योगा के बावजूद भी। सिमिलरली अगर सर्टेन ड्रग्स लिए और फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास, यहां पर लिखा है रिड्यूस्ड चांसेस। अगर ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है तो 25% चांसेस हैं कि रिड्यूस हो जाएगा हार्ट अटैक, यानी 75% चांसेस तो है ना कि हार्ट अटैक आ सकता है। तो E2 के केस में यानी सर्टेन ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद भी हार्ट अटैक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 75%। आपसे पूछा गया है कि पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, यानी आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A मांगा गया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए and you get the answer. Now question number 15 देखते हैं। An electronic assembly consists of two subsystems says A and B. From previous setting procedures, the following probabilities are assumed to be known. Probability that A fails 0.2, probability B fails alone 0.15, probability A and B fail 0.15. Evaluate probability of A fail when B has failed, that is conditional probability। आपको प्रोबेबिलिटी A फेल अलोन निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे अच्छा रहता है वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम आपको बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट। तो देखिए हम लोगों ने एक के वेन डायग्राम बनाया है जिसमें जो A सेट है वो इसी बात का है कि A फेल होता है और B सेट इसी बात का है कि B फेल होता है। सबसे पहले आपसे कहा गया था A फेल, यानी आपको ये पूरा गिवन था 0.2, ठीक है। सबसे पहले आप कॉमन ढूंढा करो, अगर आपके पास गिवन है तो A एंड फेल आपको गिवन था 0.15, राइट, और ये पूरा का पूरा A फेल आपको गिवन था 0.2। तो अगर आपको A फेल अलोन निकालना है तो दिस इज योर पोर्शन A फेल अलोन। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, दिस टोटल इज 0.2, 0.2 में से 0.15 माइनस कर दीजिए, यू गेट द आंसर 0.05। नाउ आपको ये गिवन था B फेल अलोन, यानी आपको पहले से ये पोर्शन गिवन था दैट इज 0.15। अब आप किसी भी तरीके का आंसर निकाल सकते हैं। हमने A इवेंट ले लिया A फेल और B ले लिया फेल B। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर निकालनी है यानी A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हो गई आपके पास 0.2, B के फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो वो हो गई 0.3 और इंटरसेक्शन आपके पास पहले से गिवन है। आपसे कहा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल व्हेन इट इज नोन दैट B फेल की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो इसका मतलब A फेल इंटरसेक्शन B फेल आपको चाहिए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल चाहिए। तो इंटरसेक्शन आपके पास कितना है 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल कितना है 0.3, यू गेट द आंसर 0.5। और A फेल अलोन ये हमने अभी आपको निकाल के दिखाया 0.05, क्योंकि टोटल आपके पास था A फेल, इसमें से आप इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A फेल अलोन।
अब देखिए यही चीज हम आपको दोबारा बता सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप 0.15 रख दीजिए जो ए और बी दोनों का फेलियर था। फिर आपको गिवन था कि ए का टोटल कितना था, दैट मीन 0.2। तो सिर्फ ए फेल अलोन अगर आपको निकालना है तो 0.20 में से 0.15 माइनस कर दीजिए, 0.05 आ जाएगा। और आपको बी फेल अलोन गिवन था, दैट मीन दिस वन इज गिवन, दैट इज बेसिकली 0.15। अब इसकी मदद से आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए फेल तो दैट इज 0.2, बी फेल 0.3, A fail alone 0.05, B fail alone 0.15, A and B fail 0.15, A और B fail तो this plus this यानी यूनियन अगर निकालना है तो आप ये प्लस करके भी निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बैग 1 contain 3 red and 4 black balls and bag 2 contain 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. Then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transfer ball is back. अब देखिए क्लियर है, पहले आपको बॉल ट्रांसफर करनी है बैग 1 से बैग 2 में। अब कौन सी ट्रांसफर करनी है ये तो पता नहीं, लेकिन बैग 2 से जब आप ड्रॉ करोगे वो बॉल आपको कौन से कलर की चाहिए। जब आपने बॉल निकाली, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। यानी दो काम करने हैं आपको, पहले ट्रांसफर और ट्रांसफर के बाद ड्रॉन। तो दिस इज योर कंडीशनल का एक्सटेंशन, दैट मीन्स योर बेस। तो आप देखिए बैग 1 है आपके पास जिसमें 3 रेड है 4 ब्लैक है, और सेकंड बैग है आपके पास 4 रेड 5 ब्लैक। तो सबसे पहले काम हम ट्रांसफर का करेंगे। तो E1 क्या हो गया आपके पास, ट्रांसफर बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज अ ब्लैक। नाउ E2 इवेंट कितना हो गया, ट्रांसफर बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड। ए क्या है आपके पास, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग 2 इज रेड, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग 2 इज रेड। क्या कहते हैं, आपको सबसे पहले E1 इवेंट दिया, ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लैक। E2 इवेंट आपके पास है, ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू 2 इज रेड। तो सबसे पहले आप ट्रांसफर कर रहे हैं, देन आपको एक बॉल निकालनी है, दैट इज ए, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग 2 इज रेड। तो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपने ट्रांसफर करना है, देन आपने ड्रॉ करना है। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफर करी गई तो उसको आपको स्पेसिफाई नहीं करा गया। तो अगर वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी गई थी तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक बॉल रही होगी, 4/7। और अगर बैग 1 से बैग 2 में आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, 3/7। नाउ कॉमन इज कि अगर आपने इसमें से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी तो उस बैग में कितने बॉल्स हो गई, 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल आपके पास हो गई। क्योंकि जब आपने ट्रांसफर करा अगर वो ब्लैक बॉल थी तो 4 रेड ऑलरेडी थी, 1 आपने और डाल दी, 6 ब्लैक। अब आपसे कहा जाता है कि अगर बैग 1 में आपने बैग 1 से बैग 2 में ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी और यहां से रेड निकलने के चांसेस बताइए, तो रेड निकलने के चांसेस कितने हो गए, 4/10। सेकंड इवेंट है कि आपने जो बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर करी है वो एक रेड बॉल थी। अगर वो रेड बॉल थी तो यहां पर कितनी रेड बॉल्स हो जाएंगी, 5 रेड बॉल्स हो जाएंगी और 5 ब्लैक बॉल है। अगर आपके पास ट्रांसफर्ड बॉल रेड थी और ड्रॉन बॉल भी आपको रेड लेनी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, 5/10। आपसे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, दैट मींस आपको E1 अपॉन ए निकालना है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट द आंसर। थैंक यू सो मच गाइस।